अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान एक न्यू इंटरव्यू के साथ जो कि कंडक्ट हुआ है 23 सितंबर 2022 में। ठीक है। और लेक्चर एजुकेशन का ये इंटरव्यू है। सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं जिनका ये इंटरव्यू है, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है सबके साथ शेयर किया ताकि दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। आप लोगों ने भी ज़रूर जो है ना, जितने भी इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं ना मैंने, आपने ज़रूर उन सब के लिए दुआ करनी है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वाज़ द रियल इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि रिसर्च बायसनेस के बारे में पूछा गया। तो असल में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ बायसनेस। जो बायसनेस है ना, वो ये है कि कोई एक इंसान अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझे, या वो ये समझे कि जो कुछ मैंने कह दिया ना दैट इज़ अथेंटिक, मतलब जो मेरी अप्रोच है वही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। दैट इज़ बायसनेस। और अगर रिसर्च बायसनेस की बात करें तो जब रिसर्चर जो है अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करता है रिसर्च के प्रोसेस में, तो दैट इज़ कॉल्ड बायसनेस। मतलब रिसर्चर ये समझता है कि मतलब जो डाटा मैंने यूज़ किया दैट इज़ अथेंटिक, जो एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन मैंने यूज़ किया दैट इज़ अथेंटिक, जो एनालिसिस का प्रोसेस मैंने यूज़ किया दैट इज़ मतलब अथेंटिक। मतलब ये किसी भी रिसर्च के प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, आप पब्लिकेशन कर रहे हैं अपने थीसिस की, आप सैम्पलिंग ले रहे हैं, आप रिसर्च की जो डिज़ाइन है उसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं, आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में अगर बायसनेस को आप सामने रखेंगे ना, तो फिर आपकी रिसर्च जो है उसने हलवा बन जाना है। ठीक हो गया। जी, तो उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको पता है कि वो रिसर्च होती है जो कि फ्यूचर के फिनोमिना के साथ डील करने के लिए होती है। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि द रिसर्च दैट डील्स विद द टू वेरिएबल्स लाइक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जस्ट टू ही वेरिएबल्स होती हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी नो डाउट होती है। लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि मतलब इसको फ्यूचर के किसी प्रॉब्लम का सलूशन फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए यूज़फुल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हिडन करिकुलम पूछा गया। हिडन करिकुलम आपको पता है कि रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये एक्सप्लिसिट नहीं होता। हिडन करिकुलम को इम्प्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है। मतलब ये इम्प्लिसिट करिकुलम और हिडन करिकुलम जो है ये सेम चीज़ें हैं। अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अब ये जो हिडन करिकुलम या इम्प्लिसिट करिकुलम होता है ये रिटन फॉर्म में नहीं होता, बल्कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो लर्नर होता है वो अपने इन्वायरमेंट से इसको सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासरूम के बच्चों को आपने कभी ये नहीं बताया कि बेटा आपने क्लासरूम से बाहर जाते हुए और आते हुए, क्लासरूम में एंटर होते हुए आपने जो है ना परमिशन सीक करनी है, कभी भी नहीं कहा। लेकिन वो दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करता है तो वो उसी तरह से बिहेव करता है। इसी तरह अगर क्लास में कोई क्वेश्चन रेज़ करना हो तो वो स्टूडेंट्स जो है वो हैंड रेज़ करते हैं। तो आप कभी अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ सिखाते नहीं हैं या रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होती, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल से इसको सीख जाते हैं। मतलब डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन जब वो करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जब भी किसी क्लासरूम में किसी बच्चे ने क्वेश्चन करना होता है मैम से, तो वो हैंड रेज़ करता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली हैंड रेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे हुआ कि टाइप ऑफ करिकुलम के बारे में डिस्कस करें। तो जो टाइप ऑफ करिकुलम है वो एक्सक्लूडेड करिकुलम भी हो सकता है जो कि रिटन फॉर्म में होता है। इसको ओवर्ट करिकुलम भी कहते हैं। अच्छा, ओवर्ट के नाम से मुझे याद आया कि हिडन करिकुलम को कोवर्ट करिकुलम भी कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक्सप्लिसिट भी कहते हैं इसको, ओवर्ट भी कहते हैं एक्सप्लिसिट को, और रिटन करिकुलम भी कहते हैं। और उसके बाद नल करिकुलम होता है जिसमें जो टीचर है वो ये समझता है कि मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक जो कि आपको पढ़ाया जाना ज़रूरी नहीं है, या आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको नल करिकुलम कहते हैं। जो रिटन फॉर्म में तो मौजूद होता है लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जाता। कोर करिकुलम आपको पता है कि जो बेसिक नॉलेज होता है उस करिकुलम को कहते हैं, बेसिक्स के साथ जो डील करता है। जैसे अगर हम मैथ के एग्जांपल ले लें तो, या लैंग्वेजेस के एग्जांपल ले लें तो रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक हम कह सकते हैं। हिडन करिकुलम आपको पता है कि ये जो है छुपा हुआ एक करिकुलम होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, आपस में इंटरमिक्स कर दिया जाता है ताकि बस्ता लोड को जो है वो रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है करिकुलम्स की, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड
अप्रोच है, उसके अलावा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी होती है। अच्छा, उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ व्हाट इज़ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आपको पता है कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है और विजुअल डाटा होता है, या डाटा की कलेक्शन होती है किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की। ठीक हो गया। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ बाउंड्री, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये जी। असल में पहले आप ये समझेंगे व्हाट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ लाइन ऑफ बाउंड्री, फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इसका क्या यूज़ है। लाइन ऑफ कंट्रोल ये होता है कि जब आप दो मुल्कों या दो इलाकों के दरमियान ऐसी सरहद खींच दी जाए जो कि दोस्ताना सरहद हो, जिसमें डिस्प्यूट ना हो, वो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ बाउंड्री। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है ना, वो ये होती है कि मतलब डिस्प्यूटिव या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो दो कंट्रीज़ का, दो इलाकों का या दो कबीलों का आपस में, तो वो आपस में एक अपनी बाउंड्री बना लेते हैं जिसको वो एक दूसरे की इजाज़त के बगैर जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो अब पाकिस्तान में इसका जो यूज़ होता है ना, वो असल में आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर है उसके लिए होता है। अब मकबूजा कश्मीर चूँकि इंडिया के कब्ज़े में है, तो उस बाउंड्री को जो कि हमारे मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और वो बाउंड्री जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान में है, उसको लाइन ऑफ बाउंड्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी, उसमें स्टिमुलस पहले होता है, रिस्पॉन्स बाद में शो किया जाता है। ठीक हो गया। और आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूँ कि मतलब उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, और जब भी फूड लाई जाती तो कुत्ता जो है वो स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देता था, और साथ साथ फूड के जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल को भी रंग कर देते थे। तो ये कंडीशनिंग से पहले था। जब कंडीशनिंग अकर हो गई तो जो बेल थी उसको विदाउट फूड जब सामने लाया जाता था और रंग किया जाता था, मतलब बेल की आवाज़ से, घंटी की आवाज़ से कुत्ता जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इसको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, ये असल में इंटरवीन कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट को। डिफरेंट सब्जेक्ट से तो रिलेटेड होते हैं ये, लेकिन होते मतलब मिलते जुलते ही कंसेप्ट हैं। तो इस तरह के करिकुलम को हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। और इंटीग्रेटेड करिकुलम जो हमारा होता है, वो करिकुलम हमारा मतलब बस्ता लोड को रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन तो सारे इनसे इजी किए गए हैं। इसके बाद इनसे क्वेश्चन किया गया स्कूल गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन गार्डन, स्कूल गार्डन ऑफ चिल्ड्रन आपको पता है किंडर गार्डन का मतलब होता है, और किंडर गार्डन जो है वो फ्रेडरिक फ्रॉबल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आपको पता है इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स होती हैं, और बड़ी ज़बरदस्त सी अप्रोच है ये कि बच्चों को जो है खेल खेल में सब कुछ पढ़ा दिया जाए, जिसको हम किंडर गार्डन कहते हैं। और फ्रेडरिक फ्रोबल ने इसका तस्वुर पेश किया था। टीचर क्या करेगा अगर बच्चे शोर करेंगे। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती है। आप नॉन वर्बल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप अपना आई कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा बिहेवियर शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स के सामने जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मतलब मैं अपनी क्लास में क्या करती हूँ, बच्चे मुझे जब तंग कर रहे होते हैं या शोर कर रहे होते हैं, अव्वल तो मैं उनको बिज़ी रखती हूँ कि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो शोर करें। या फॉर एग्जांपल अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो भी जाती है कि वो शोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं ऊँची आवाज़ में जितना मेरे अंदर स्टेमिना होता है, मैं उनका जो लेसन होता है उसको रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये एक अनवांटेड बिहेवियर होता है जो बच्चों को शॉक कर देता है, और बच्चे जो है इसकी तरफ ऑटोमेटिकली जो है ना इन्वॉल्व इस चीज़ में होना स्टार्ट कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऐसे समझ लें कि कंडीशनिंग कर दी है मैंने अपनी क्लास के बच्चों की, कि उनकी मदर्स मुझे आके रिस्पॉन्स देती हैं कि मैम जब हमारा बच्चा घर में शोर कर रहा होता है ना, तो अचानक वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सबक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप एक अनवांटेड बिहेवियर कोई भी शो कर सकते हैं जो बच्चों को शॉक कर दे, और बच्चे जो हैं अपना काम छोड़ के उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। उसके अलावा आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं उनको, आप मतलब कोई डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं, कोई वाक़या सुना सकते हैं, कोई इस्लामिक वाक़या सुना सकते हैं। इसके अलावा आजकल हमारे स्कूल्स में जो है एलईडीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तो आप एलईडीज़ पे जो है कुछ ना कुछ उनको ऐसी वीडियो लगा के दे सकते हैं जो कि उनके लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस के लिए हेल्पफुल प्रूफ हो। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली ये स्वॉट जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एज फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट्स। और अगर मैं इसकी आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ ना, तो हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो पोलियो है,
दुनिया की पूरी दुनिया से पोलियो का ख़ात्मा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें अभी तक पोलियो के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। पिछले साल भी दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा का एक सिटी है दुनियापुर, उसमें भी एक केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। तो अगर इस सिचुएशन के साथ हम इसको एनालाइज़ करके देखें ना, रिलेट करके देखें ना, तो फिर मैं आपको समझाती हूँ कि स्ट्रेंथ्स क्या होंगी। मतलब अगर पोलियो के फिनोमेना को हम डिस्कस करें तो इसकी स्ट्रेंथ्स ये होंगी कि हमारे पास एक अच्छी टीम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिल्डअप की हुई है, जो कि घर जाके पोलियो की वैक्सीनेशन करती है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी हमारी स्ट्रेंथ है कि हम एवरी थर्ड मंथ पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट और भी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं इस फिनोमेना में। फिर अगर वीकनेसेस को देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जो टीम है वो अनएजुकेटेड है, जो गाँव में मोस्टली टीम सेलेक्ट की जाती है वो मोस्टली अनएजुकेटेड होती है। तो जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है वो इतना मोटिवेशनल नहीं होता। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जितने भी अनएजुकेटेड पर्सन हैं वो सारे ही मोटिवेशनल नहीं होते, लेकिन एजुकेशन जो है आपको मोटिवेशन देना सिखा देती है, आपको किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव करना सिखा देती है। ठीक है, तो अगर आपकी टीम के मेंबर्स ऐसे हैं जो मोटिवेट नहीं कर सकते पेरेंट्स को कि जी आपको ये वैक्सीनेशन जो है बच्चों को करवानी चाहिए, पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए, तो फिर ये हमारी वीकनेसेस हो सकती हैं। इसके अलावा डिफरेंट और वीकनेसेस भी हो सकती हैं कि मतलब अगर हमारे पास जो पोलियो की वैक्सीन है वो ओरिजिनल नहीं हमें मिलती, या कोई उसमें फ़ॉल्ट्स होते हैं, या एक्सपायर हो जाती है, या प्रॉपर वे में बच्चों को पिलाई नहीं जाती। जैसे कहा जाता है ना कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं ना वो आपकी टंग की टिप पे डालने चाहिए, लेकिन कुछ पोलियो के जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये फिर ये चीज़ें जो है ना ये वीकनेसेस में काउंट हो जाती हैं। अब इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो आवाम के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वर्किंग प्लेस पे, आपके बच्चों के स्कूल में, आपको डोर स्टेप पे, आपके घर में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता और आपको घर में ही ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि मतलब अगर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो बदले में हमें एक सेहतमंद बच्चा मिलेगा, जो कि हमारे कौम का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर थ्रेट्स की बात करें तो आप देख लें कि सिंध और बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में जो है इस तरह की थ्रेट्स पाई जाती हैं कि पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनको घरों में दाखिल ही नहीं होने दिया जाता। सिंध या बलूचिस्तान को तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते। पंजाब में, जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ भी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मतलब जो पोलियो वर्कर्स हैं वो बेचारे घंटा घंटा 2-2 घंटे तक खड़े होकर डोर्स पे नॉक करते रहते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो विलिंग ही नहीं होते मतलब वैक्सीनेशन करवाने के लिए और पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाने के लिए। तो ये एक थ्रेट है हमारे लिए कि मतलब अगर अवेयरनेस नहीं है और लैक ऑफ अवेयरनेस है तो जितना भी बजट हम स्पेंड कर लें, जितनी भी हम कोशिशें कर लें, तो ये चीज़ें जो है ना थ्रेट्स का दर्जा रखती हैं कि मतलब हम फिर डिज़ायर्ड गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। पोलियो से पाक पाकिस्तान जो है वो हमारा डिज़ायर्ड गोल है। तो जब तक ये थ्रेट्स ख़त्म नहीं होंगी, जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक हमारी आवाम जो है इस पर्सपेक्टिव को समझेगी नहीं, तब तक मतलब हम ये थ्रेट्स जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम पोलियो से पाक पाकिस्तान जो है वो उसका ख्वाब हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये किस लिए किया जाता है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। जब सिचुएशनल एनालिसिस होता है ना तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको पोलियो की एग्जांपल दी, ठीक हो गया। उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पे होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका काम ये होता है कि मतलब ये पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, ठीक है। और इसमें किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग बॉडी होती है। मतलब इसके पास अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और बदले में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टॉप लेवल की होती है, इसका फंक्शन थ्योरी मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक हो गया। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट जो है इसका एग्जीक्यूशन फंक्शन होता है, ये हायरार्की में सेकंड नंबर पे फॉल करती है। और मैनेजमेंट जो है ये होता है द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय अदर। मतलब आप अपने सबऑर्डिनेट से किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके जो है काम निकलवा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को हासिल करने के लिए। अब अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ को देखें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन भी और मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे होते हैं। बस ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ऑर्डर्स देती है और मैनेजमेंट जो है वो उन ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन करवाती है।
उसके बाद उनसे पूछा गया व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जी ज़बरदस्त सी बात है। अब ना मैं इसको आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के साथ रिलेट करके भी बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देख लें कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी एक लेजिटिमेट पावर होती है जो आपकी पोजीशन से आपको मिलती है, मतलब आपके पास आप सफ़ेद और सियाह के मालिक होते हैं, ऐसे समझ लें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किसी भी काम की एग्जीक्यूशन की, ठीक है। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो होती है ना अथॉरिटी, ये होती है असल में एक आप ऐसे समझ लें कि ताकत या राइट समझ लें। इंग्लिश में अगर आप वर्ड यूज़ करें ना तो राइट टू कंट्रोल समथिंग या राइट टू कंट्रोल समबडी, यानी आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और मजबूरन बाय हुक और बाय क्रुक उनको आपकी बात माननी पड़ती है। आप अथॉरिटी जो होती है उसमें कंपेलिंग का आंसर पाया जाता है कि आप कंपेल कर देते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को मजबूर कर देते हैं कि आपने मेरी बात माननी है। मतलब आपकी ये नहीं है कि आप ज़ुबानी कलामी उनसे कहते हैं कि बात माननी है, नहीं, आपके पास ताकत इतनी होती है, आपकी पावर इतनी होती है, आप जिस पोस्ट पे वर्क कर रहे होते हैं आपके पास इस तरह की पावर मौजूद होती है कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं आपको फॉलो करने पे मजबूर होते हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसमें एलिमेंट ऑफ फेयर नहीं होता, कंपेलनेस नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है ना विलिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सबॉर्डिनेट्स पे लागू होती है, ठीक है। और किसी भी डिसीजन मेकिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो मैनेजमेंट पे होती है, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर आपको पता है कि ये साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो आप उसकी जो भी डेफिनेशन आपको याद है आप वो भी मतलब डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा बिहेवियरिज्म जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल प्रूव होती है। जैसे कि बिहेवियर किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, ठीक हो गया। और इंग्लिश में नो डाउट आप लोगों ने डिफाइंस लर्न की होगी। अब मतलब डिफाइंस पढ़ के और टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम मूव ऑन कर जाएँ। अगर इसकी एग्जांपल दूँ ना मैं तो पेवलॉव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसके अलावा लिटिल अल्बर्ट पे जो अल्लाह अकबर वाटसन के तजर्बात हैं, वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। उसके अलावा वाटसन के तजर्बात के अलावा पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो भी बिहेवियरल थ्योरी का हिस्सा है। उसके अलावा जितनी भी आपके माइंड में आती है, जैसे थॉर्नडाइक की बिहेवियरल थ्योरी है, आप वो भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ बिहेवियरल थ्योरी इन टीचर्स एजुकेशन, मतलब टीचर जो हैं वो किस तरह से क्लासरूम में इसको यूज़ कर सकते हैं बिहेवियरल थ्योरी को। तो आपको पता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स होती है। तो मतलब आप अगर मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीचर्स की एजुकेशन जो है, टीचर्स की एजुकेशन में ये किस तरह से यूज़ हो सकती है। तो मैं तो आपको क्लासरूम की एग्जांपल देने लगी थी। टीचर की एजुकेशन में इस तरह से हो सकता है जैसे हम टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें एक इस तरह से कह लें कि आपकी जो एमटी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, वो किसी एक टीचर को बुलाती हैं कि आपने आके प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी टॉपिक पे, और वो टीचर जो हैं अच्छी प्रेजेंटेशन देती हैं और उनके लिए क्लैपिंग्स भी करवाई जाती हैं। तो वो जो क्लैपिंग्स हैं वो स्टिमुलस का दर्जा रखती हैं दूसरी टीचर्स के लिए, उससे मोटिवेशन मिलेगी बाकी टीचर्स को भी कि वो भी आके परफॉर्म करें और अपनी स्किल्स दिखाएं, जो उनके पास मतलब पेशा वराना स्किल्स हैं वो उनको शो करें। तो ये एक स्टिमुलस है। और फिर मतलब क्लैपिंग होना, ये किसी और की तारीफ़ सुनना और फिर उससे आपके अपने अंदर ये ख्वाहिश पैदा होना कि आप जो हैं आप भी इस तरह से परफॉर्म करें। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी हो जाती है और ये क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल हो गई। इसी तरह अगर हम ये देखें कि मतलब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किस तरह से असरअंदाज होती है, तो आप ये देखें कि मतलब आपको पता है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका रिवार्ड मिलता है, ठीक हो गया। अब अगर इस तरह की चीज़ लॉन्च कर दी जाए ट्रेनिंग्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब जो टीचर अच्छा परफ़ॉर्म करेगा तो उसको एक सनद दी जाएगी या अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो वो फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग के एग्जांपल हो जाते हैं। या इस तरह से देख लें कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बेस्ट टीचर्स को मतलब फाइंड आउट करते हैं कि नॉमिनेट करते हैं कि कौन सा बेस्ट टीचर है या कौन सा बेस्ट हेड टीचर है। तो आपको पता है कि जब तक आप रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक आपको स्टिमुलस नहीं मिलेगा, मतलब आप अच्छा वर्क पहले करेंगे और अवार्ड आपको बाद में दिया जाएगा। इसी तरह मतलब अगर किसी टीचर को अवार्ड मिलता है कि अगर वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है अपनी क्लास का, ठीक है। तो पहले उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपना बच्चों का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस टीचर को, ठीक है। उसके बाद
ठीक है, उसके बाद उसको अवार्ड मिलेगा। तो अवार्ड जो है वो नो डाउट स्टिमुलस है उसके लिए, तो पहले वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, फिर उसको अवार्ड यानी कि स्टिमुलस मिलेगा। तो ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की अच्छी एग्जांपल हो सकती है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।